होप कैंसर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर एजाज सैफी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब जो पंजाब होप कैंसर अस्पताल के वो जो है ना जिम्मेदार हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर बशारत बोबक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी ड्यूटी तो मेल सब्जेक्ट के हवाले से लगाई गई थी, चूँकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मेल केसेस के हवाले से था, लेकिन उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया कि फीमेल के ऊपर भी लेक्चर देने की तैयारी की। मैं उनका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले मेरा तारुफ करवाया है। मज़ीद तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मर्दाना बांझपन के हवाले से या इनफर्टिलिटी के हवाले से मेरा ये सब्जेक्ट कैसे बना। बुनियादी तौर पर रावलपिंडी के अंदर एक नामवर होम्योपैथ गुजरे हैं, उनका नाम डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब था। अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे वो डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के शागिर्द थे, तो वो भी बेऔलादी के वाले से, गायनी के वाले से पाकिस्तान भर में कैसे देखते थे। तो उनका फैज़ लेके मैं आज लाहौर में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुनियादी तौर पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है। मौजूदा दौर में जब शादी के 1 साल तक बच्चा पैदा नहीं होता, यानी मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, उसके बावजूद बच्चे की ख्वाहिश करने के बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं होता, तो ऐसी कैफियत को मर्दाना बांझपन या जनाना बांझपन भी कहा जाता है। तो चूँकि मैं मेल इनफर्टिलिटी के वाले से बात करना चाह रहा हूँ, तो इसकी बुनियादी तौर पे जो मरकज़ी 2 किस्में होती हैं। सबसे पहले जो पहली किस्म है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। होम्योपैथिक सिस्टम बहुत आसान है, इसके जो भी मामलात होते हैं इनको तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। हम बाज़ औक़ात चीज़ों को रटा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जो भी नुक्ता होता है उसको समझने की ज़रूरत है। आवाज़ आ रही है? तो जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी का लफ्ज़ है, तो प्राइमरी जैसे स्कूल होता है तो छोटा बच्चा यानी फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, तो इसी तरह करके प्राइमरी इनफर्टिलिटी से यहाँ मुराद ये लिया जाएगा कि शादी के बाद पहला बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा। तो इसी तरह करके इसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, इलामात हैं और उसका जो इलाज है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से। उसके साथ साथ जो दूसरी अहम वजह होती है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। तो प्राइमरी की तरह सेकेंडरी जैसे बाद वाला जो एक स्कूल का हिस्सा होता है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि एक आध बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता, दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा नहीं होता। तो ऐसी कैफियत को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी तफसील ये बताना चाहूँगा कि जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर ये होता है कि शादी के बाद खातून को भेज दिया जाता है, जी आप इलाज कराएं, आप चेकअप कराएं। तो मुख्तलिफ गायनी की डॉक्टर्स या जो भी उनको डील करती हैं वो 1 साल 1.5 साल तक उनसे फीसें भी लेते रहते हैं,
और उनका कभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है, तो वो मामला चलते रहते हैं। तो 1-1.5 साल के बाद ये फैसला किया जाता है कि नहीं जी आप अपने मियाँ के भी टेस्ट करवा लें। तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा इल्म ये कहता है कि चूँकि मर्द ने शादी की होती है, मर्द पहले एक होता है, फिर बाद में शादी के बाद वो 2 होते हैं, फिर 2 से 3 और 4 होना चाहते हैं। तो इसी तरह करके असूल ये कहता है कि सबसे पहले मर्द का इलाज किया जाए, मर्द के मामलात को समझा जाए, यानी कि मर्द की जो जरासीम की रिपोर्ट है उसको फोकस किया जाए, सबसे पहले चेक किया जाए। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि सबसे पहले असूली तौर पर ये होना चाहिए कि मर्द की जो सीमन एनालिसिस होती है, सीमन रिपोर्ट होती है, उसको चेक किया जाए। तो इंशाल्लाह सीमन रिपोर्ट के हवाले से भी तफसील से आपसे बात होगी। तो अगर मर्द की जरासीम की रिपोर्ट ठीक है तो फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से ख़ास नुक्ता ये भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई मियाँ बीवी हमारे पास रब्ता करते हैं तो मैं 2 चीज़ें ज़रूर पूछता हूँ। एक नुक्ता ये होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है, सीमन की रिपोर्ट कैसी है, अगर है तो वो दिखा दें। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा ज़रूरी होता है, रिपोर्ट देखे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात रिपोर्ट मरीज़ समझता है कि ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं। तो इसी तरह दूसरा जो ज़बानी कलामी नुक्ता पूछना चाहिए उस मियाँ बीवी यानी जोड़े से पूछना चाहिए, वो सवाल होता है जी, यानी डॉक्टर को जजमेंट करनी चाहिए कि खातून का वज़न कितना है। जिन खवातीन का बच्चियों का वज़न ज़्यादा होता है उनके तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चियां स्मार्ट होती हैं, खवातीन स्मार्ट होती हैं, 90% ये समझा जाता है कि उनके अंदर किसी किस्म का फॉल्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। तो जब ये पता चलता है, यानी अगर उसका मियाँ मशवरा के लिए आया हुआ है तो ये पता चलता है जी उनकी मिसेस स्मार्ट है, उनका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो उसमें यानी ये शॉर्टी हो जाती है कि वज़न अगर कम में खातून स्मार्ट है तो मसाइल नहीं होंगे, बाकी चीज़ें लेवल नॉर्मल होंगे। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर एक नुक्ता ये ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बच्चा है दूसरा नहीं है। तो उसमें ये मिस्टेक हो रही होती है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कि वो बंदा कहता है कि मेरा तो एक पहले बच्चा है, इसका मतलब है कि मेरी रिपोर्ट ठीक है। नुक्ता ये होता है कि गाड़ी भी 5 साल के बाद काम निकालती है, तो चांस ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि 2, 4, 5 साल बाद मर्द की जरासीम की रिपोर्ट ख़राब हो गई हो। मेरा एक बेऔलादी का शोबा बनने का एक जो पहला केस था उसको यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। क्लिनिक के इफ्ताह के फ़ौरन बाद एक मियाँ बीवी मेरे पास आए, तो मियाँ की उम्र 45 साल थी और उनके साथ उनकी मिसेज की उम्र 18 साल थी। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि राय साहब ये क्या मामला है कि आपकी बीवी बहुत कम एज की है। तो कहने लगे कि मैंने 3 शादियां की हुई हैं। तो मैंने कहा जी तीनों मौजूद हैं? कहते हैं जी तीनों मौजूद हैं, तो बस बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो अब तीसरी शादी भी घर वालों की मर्जी के मुताबिक कर ली है। तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह ना करें कि एक खातून में नुक्स हो सकता है, दूसरी में भी हो सकता है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप सीमन रिपोर्ट लेके आए तो फिर बात होगी। जब वो काफ़ी बहस मुबासा के बाद सीमन रिपोर्ट लेके आए, तो उस सीमन रिपोर्ट के अंदर एक्टिव जो जरासीम थे वो 5% थे। तो कहने लगे कि 1 माह पहले ये रिपोर्ट ठीक थी। तो चूँकि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, उसमें सिफलिनियम CM, आरामेट CM
और एक्सरे 30 में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह मेरी प्रैक्टिस उस वक़्त कोई ज़्यादा नहीं थी। मैंने उनके नुक्ते को बेस बनाते हुए सिफलिनियम की एक डोज दी और आरामेट की डोज दी और साथ 30 पावर में आरामेट 30 और एक्सरे 30 भी लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी आर्डर है जिसके अंदर आज तक बहुत ज़्यादा केसेस ठीक हो चुके हैं। तो इसी तरह करके प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बाद और जो इसकी एक दो बुनियादी टाइप्स होती हैं, उसमें एक नुक्ता होता है कि उसकी जो वजह है वो जीन्स के वाले हो सकती है, यानी पैदाशी तौर पे फॉल्ट हो सकता है। जो बड़े बड़े केस होते हैं एजोस्पर्मिया वगैरह या इस तरह के जो मुश्किल केस होते हैं उसमें जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जेनेटिक काज हो सकती है। तो अगर जीन्स की खराबी मौजूद हो फैमिली हिस्ट्री के अंदर तो हमारा जो स्टार्ट है वो कार्सिनोसन से होगा। तो इसी तरह करके जो मज़ीद हम वजूहात, इलामात और उसका इलाज है उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी बड़ी वजह है उनमें इन्फेक्शंस भी शामिल हैं। इन्फेक्शन से ये मुराद है कि जैसे क्लेमेडिया हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, मम्स की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये जो बुनियादी इन्फेक्शंस होते हैं इसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे ये जो मैंने आपको क्लेमेडिया बोला इसकी भी पोटेंसी मौजूद है। गोनोरिया के वाले से मेडोरिनम, थुजा, पल्साटिला, मर्कसाल ये बड़ी दवाइयाँ होती हैं। तो इसी तरह करके अगर मम्स की हिस्ट्री होती है तो पैरोटाइडिनम और पल्साटिला मरकजी दवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि पल्साटिला का खासा ये है कि इसमें सुप्रेशन पाई जाती है, सुप्रेशन। तो इसी तरह करके जो मज़ीद वजूहात होती हैं उनको जिक्र करने से पहले एक नुक्ता ये बताना चाहूँगा कि इन्फेक्शन में एक चीज़ और एक्सपीरियंस में देखी गई है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन को भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं। मसलन उनका टार्च प्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो उस टार्च प्रोफाइल की वजह से जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, हर्पीज़ है, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर किसी खातून का ये टार्च प्रोफाइल पॉजिटिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसकी जो मर्द की जरासीम की रिपोर्ट है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इन्फेक्शन का मामला ऐसा है कि दोनों तरफ ध्यान रखना है कि अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी ट्रीट किया जाए, यानी उसका भी इलाज किया जाए। मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो 9800 के लगभग केसेस ठीक हुए हैं, मेरी कोशिश होती है कि इलाज दोनों का किया जाए। हम लोगों से दोनों की फीस, भले कोई एक बंदा दवाई लेता है लेकिन दोनों की फीस पे करता है। तो उसमें जब मियाँ बीवी दोनों इलाज करवाते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम जो क्योर रेशो है वो हो जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि दोनों का इलाज करें। वैसे भी हमारे मुआशरे के अंदर बड़े मसाइल हैं कि अगर कोई मर्द बांझपन की दवाई खाता है तो वो उसको इस बात का डर खौफ होता रहता है कि उसकी खातून कह देती है जी मेरे मियाँ दवाई खा रहे हैं, तो वो एक बड़ा नेगेटिव असर लिया जाता है। तो इसलिए माशरती पहलू को भी देखें, अपनी भी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए बेहतर नुक्ता ये है कि दोनों का इलाज किया जाए।
ठीक है तेरा सर क्या बता रही है वैसे भी आ जाएगी आपको कुर्सी दे दें इसी रंग की कैसे ठीक है इधर ठीक है थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही आवाज़ नहीं पहुंच रही है पीछे The Sound Master. हेलो, अच्छा बात हो रही थी इन्फेक्शन के वाले से। नुक्ता मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि अक्सर देखा गया कि ख़वातीन को इन्फेक्शन होता है, टार्च प्रोफाइल पॉजिटिव होता है, तो उसके असरात मर्द को होते हैं और उसकी रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। तो ख़वातीन के लिए मैं एक नुक्ता शेयर कर दूँ, पिछले 1-2 सालों के अंदर हमारे जो मैक्सिमम टार्च प्रोफाइल के केसेस हैं वो बेसिलिनियम CM की एक डोज से ठीक हुए। उसके अलावा जो टार्च के इन्फेक्शन होते हैं जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस की पोटेंसी मौजूद है वगैरह वगैरह, तो मर्दों को जब इन्फेक्शन का मामला होता है उसके अंदर ट्यूबर मेडारिनम इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चला गया बंदे ही देख रहे हैं, 9 बंदे ही देख रहे हैं। ग्रुप The Sound Master. हेलो, जब भी बॉडी के अंदर मौजूदा इन्फेक्शन या कोई भी टीबी के असरात या कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है तो उसकी दवाई होती है बेसिलिनियम। और जब टीबी हो चुकी होती है, हिस्ट्री के अंदर टीबी मौजूद होती है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर या वैसे पेशेंट को कोई टीबी हो जाती है तो उसकी जो दवाई होती है वो ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो बॉडी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में टीबी पाई जाती है, दिमाग की टीबी हो सकती है, उसके अलावा स्किन की हो सकती है, उसके अलावा पेट की हो सकती है, तो इसी तरह टेस्टिस की टीबी भी पाई जाती है। तो उसके लिए ख़ास दवाई बेसिलिनियम टेस्टिकम यूज़ की जाती है जो बहुत गहरा असर करती है, बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरह करके बाकी वजूहात के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके वाले से मेडोरिनम, थूजा इस तरह की दवाइयाँ
इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा यूटीआई का मामला बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों को यूटीआई की कंप्लेंट रह चुकी होती है। तो यूटीआई के हवाले से भी एक ख़ास नुक्ता ये शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को यूटीआई ऐसे भी हो जाता है कि जब वो कोई पब्लिक किस्म का वॉशरूम यूज़ करते हैं तो जब तेज़ किस्म का पेशाब आया होता है तो वो पेशाब जब यानी उस बर्तन के अंदर गिरता है तो उसी के अंदर से जो बर्ड से कोई ना कोई बैक्टीरिया जरासीम ट्रेवल करके उस बंदे तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह यूटीआई के जो केसेस होते हैं उसमें मेडोरिनम, थूजा और मर्कसाल की अगर एक हाई डोज में बुढ़िया दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा 90% केसेस ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो जनरल दवाइयाँ परसाटिल है, कैंथरस है, एपस, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके अलावा वेरिकोसील के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर। इनफर्टिलिटी के हवाले से, बांझपन के हवाले से अक्सर देखा गया है कि जो मर्द हजरात होते हैं जब उनके बांझपन के हवाले से केसेस आते हैं तो उसमें वेरिकोसील का इशू होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये डायग्नोज होता है कि इस बंदे को वेरिकोसील का मसला है। एक और तजर्बे की बात यह है कि जब भी कोई बंदा रिपोर्ट लेके आता है तो उसकी जरासीम की रिपोर्ट 5% के लगभग होती है, यानी 3% है, 5% है, 6% है। तो इसमें 90% चांस होता है कि ऐसे केस वेरिकोसील के होते हैं, यानी 5-7% से ऊपर रिपोर्ट जाती ही नहीं है। तो आप बगैर यानी उसके टेस्ट का भी कह सकते हैं कि ये वेरिकोसील का केस है और उसको वेरिकोसील के हवाले से ट्रीट करें। वेरिकोसील से मुराद ये होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो बारीक किस्म की नालियाँ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए पल्साटिला टॉप की दवाई है। पल्साटिला 200 रोज़ाना दें। उसके साथ साथ एब्रोटीनम इसकी मरकज़ी दवाई है। हिमामालस लेक्सिस लेफ्ट साइड के वेरिकोसील में और राइट साइड के वेरिकोसील में लाइको जो है 200, वो भी बहुत ज़्यादा केसेस ठीक कर सकती है। तो इसमें नोसोर्स के हवाले से एक आध डोज मेडोरिनम भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस एजैकुलेशन के हवाले से भी हैं। बाज़ बात ये होता है कि मियाँ बीवी जब बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एजैकुलेशन के भी मसाइल होते हैं कि स्पर्म जो है वो पूरी तरह एग को पेनिट्रेट नहीं करते, यानी स्पीड के साथ स्पर्म आगे तक नहीं पहुँचते। तो एजैकुलेशन के हवाले से बहुत अच्छी किस्म की जो दवाइयाँ हैं उसमें नासमोडियम है, लाइकोपोडियम है, न्यूफरलोटम क्यू में है, यूहम्बीनम क्यू में है। ये दवाइयाँ बहुत अच्छा एजैकुलेशन के मसाइल को हल करती हैं। उसके अलावा अगर इरेक्शन के भी मसाइल होते हैं मर्दों को तो उसमें इग्निशिया आरमेटोनासमोडियम की एक आध गुड़िया दे दें और उसके साथ साथ यूहम्बीनम और न्यूफरलोटम क्यू में देते हैं तो ये मसाइल बहुत अच्छे ठीक हो सकते हैं। उसके बाद टेस्टिस का जो ट्यूमर होता है उसके भी मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। अगर टेस्टिस के अंदर ट्यूमर मौजूद है या कोई हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में स्पर्म बनने का जो अमल होता है वो मुतासर होता है और ज़्यादातर देखा गया कि एजोस्पर्मिया जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में चूँकि कैंसर ऑफ टेस्टिस की जो मरकज़ी दवाई है वो कोनियम होती है, तो कोनियम जो है ना बहुत अच्छे किस्म के केस ठीक करती है। टेस्टिस के ट्यूमर को और एजोस्पर्मिया को बगैर इलामात के ये ठीक करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा हार्मोन के मसाइल होते हैं। जिस तरह ख़वातीन के अंदर हार्मोन के मसाइल होते हैं, मर्दों में भी हार्मोन के मसाइल हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों की रिपोर्टें ख़राब होती हैं, FSH लेवल ज़्यादा हो सकता है, LH ज़्यादा हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। तो इनकी बाकायदा पाकिस्तान के अंदर पोटेंसियाँ भी मौजूद हैं हार्मोन्स के हवाले से। FSH की भी पोटेंसी मौजूद है, LH की भी पोटेंसी मौजूद है और टेस्टोस्टेरोन की भी पोटेंसी मौजूद है। ये आप 30 पावर में 200 में एक का डोज रोज़ाना दे सकते हैं।
तो इसी तरह करके टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो CMPA का डोज दें और उसके बाद 30 पावर की डोज जो है ना आप एक का डोज रोज़ाना भी दे सकते हैं। ये पोटेंशियम मार्केट में मौजूद है। उसके अलावा जो अगली एक और बड़ी वजह होती है वो डिफेक्ट ऑफ द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म, यानी कि स्पर्म पैदा तो होते हैं लेकिन उसके अंदर ब्लॉकेज होती है। ये इस तरह के मसाइल, ब्लॉकेज के जो मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। लो, जो ब्लॉकेज के मसाइल होते हैं उसमें पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। थूजा, सिफलिनियम, मारोमेट ये ब्लॉकेज को खोलती है। ट्यूबर की एक आध डोज देंगे तो ये ब्लॉकेज को खोलने की सलाहियत रखती है। इसी तरह करके बांझपन के हवाले से इंटरकोर्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पहले भी मैंने इसको मुख्तसर बताया, लेकिन ज़ाहिर है अक्सर देखा गया कि मौजूदा दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बच्चों की शादियाँ होती हैं, फिर उनके आगे मसाइल इंटरकोर्स के हवाले से बन जाते हैं। तो शादी के बाद अगर इस तरह के डर खौफ के हवाले से अगर ऐसे मसाइल होते हैं तो एक शादीशुदा जोड़े को जब आप जर्सीमियन 200 और अर्जेंटामाइड 200 रोज़ाना देंगे तो उनका कम से कम जो माइंड क्लियर हो जाएगा, उनके अंदर जो डर खौफ का आंसर है वो क्लियर हो जाता है और इंटरकोर्स के मसाइल हल हो जाते हैं। जनरल लेवल पे उनासपोडियम 200 और लाइकोपोडियम 200 और उसके अलावा न्यूफर यूहम्बिनम क्यू में मेरे जो बाज़ार के अंदर जो स्टोर से बिल ज़्यादातर लिखे जाते हैं उसके अंदर डॉक्टर न्यूफरलोटम भी लिखा होता है। हमारे क्लिनिक के ऊपर न्यूफरलोटम इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये वाहिद वो दवाई है जो सेक्स के जुमला मामलात को ठीक करती है। तो बांझपन के जो यानी इस तरह के यानी ताकत के वजह से जो मसाइल होते हैं उसको ठीक करती है। एक और बड़ी वजह जो पाकिस्तान के अंदर देखी गई है वो है सीलिक डिजीज़। गंदम से जो एलर्जी होती है, जो लोग गंदम नहीं खा सकते, तो हमारे चूँकि जीन्स के अंदर गंदम के अंसर मौजूद होता है कि हम यानी ख़ानदानी तौर पे यानी खुराक के अंदर गंदम का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है तो वो गंदम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको सीलिक डिजीज़ के वजह से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम उनको बाकायदा ट्रीट नहीं करेंगे तो उनका जो स्पर्म बनने का अमल होता है वो रुक जाता है और बांझपन के मसाइल पैदा होते रहते हैं। सीलिक डिजीज़ के हवाले से कार्सिनोसिन और ट्यूबर की एक डोज दें। उसके अलावा नेट्रम सल्फ 200, लाइको 200, तमासा क्यू में ये जो दवाइयाँ होती हैं। उसके अलावा इसकी एक मखसूस पोटेंसी भी मौजूद है मार्केट के अंदर, वीट के नाम से। आप वीट 30 की एक डोज भी रोज़ाना दें तो सीलिक डिजीज़ के हवाले से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरे पास पिछले दिनों भी यानी मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं, तो लोग बहुत महंगे महंगे यानी गंदम के मुतबादल में बिस्किट और ये वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके फिर इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म बनने का अमल मुतासर होता है। तो उनको बाकायदा ट्रीटमेंट करके सीलिक डिजीज़ से जान छुड़ाई जा सकती है। इसी तरह करके हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो हिस्ट्री के हवाले से एक नुक्ता ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिस्ट्री कैसे ली जाए। हिस्ट्री में ये होता है कि 3 चीज़ों को आपने याद रखना होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ है उसको सर से लेके पाँव तक उसके मामला डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं जी आपको कोई दिमागी मसला नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको सर दर्द होता है नहीं होता है, कोई ट्यूमर वगैरह की हिस्ट्री, या आपकी नज़र कैसी है, या आपका मुंह ठीक रहता है, या जो भी आप यानी सर से लेके पाँव तक आ जाएं। उसके अलावा उसकी 24 घंटे की लाइव डिस्कस कर लें। ये बात हो रही है हिस्ट्री पूछने के वाले से। 24 घंटे की लाइफ में क्या है जी, आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह, यानी जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी बड़ी काउंट होती है। तो इसी तरह करके अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर साहब इस वजह से पूछ रहे हैं जी क्या करते हैं कि शायद पैसे लेने के हवाले से,
देख रहे हैं कि बंदा क्या करता है, लेकिन हमें मालूमात चाहिए होती है कि इस बंदे का जो काम है उसकी क्या कैफियत है। तो मसलन वो कहता है जी मैं तो रात को जागता हूँ, इसी तरह करके उसके अलग मामलात हो सकते हैं, या वो कहता है मुझे नींद नहीं आती। तो हमने फिर वहाँ से देखना होता है कि इसका क्या फैक्टर हो सकता है। 24 घंटे की लाइफ के अंदर मसाइल सामने आ जाते हैं। इसी तरह जो तीसरा नुक्ता मैंने आपको बताया, सर से लेके पाँव तक केस टेकिंग करें। और उसके अलावा जो दूसरा नुक्ता आपको बताया 24 घंटे की लाइफ वाला, और उसके अलावा आप तीसरा नुक्ता ये होता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री मालूमात कर लें कि जी आपके फैमिली के अंदर कोई कैंसर, टीबी या कोई और कौन कौन से मसाइल हैं, किस किस्म की बीमारियां मौजूद हैं, तो उसी को बेस बनाकर इलाज किया जा सकता है। मुख्तलिफ लोग आते हैं हमारे पास सर्जरीज के हवाले से, वो कहते हैं जी मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ था, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। तो इस तरह के केसेस के अंदर स्टेफी सगेरिया 200 और इस तरह की जो बाकी यानी ऑपरेशन से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, कैलेंडोल है, आर्निक है, हाइपेरिकम, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह करके बहुत सारे लोग आते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि वो मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को मिर्गी है वगैरह वगैरह। एक मेरे पास केस आया था एजोस्पर्मिया का, तो उसको उन्होंने कहा जी मैं 4 साल से मिर्गी की दवाइयाँ खा रहा हूँ, वो स्टीरॉइड बेस्ड दवाइयाँ थी। तो उसमें हमने सिंपल कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं की, उन स्टीरॉइड को नील करने के लिए, मेडिकेशन को ख़त्म करने के लिए कॉर्टिजोनम 200 की एक डोज रोज़ाना दी थी, तो वो एजोस्पर्मिया क्लियर हो गया था। तो इसी तरह मेडिसिन के जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आम तौर पे नक्स वमिका दी जाती है, उनको एंटीडोट किया जाता है। और होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं, अगर उनको आप नील करना चाहते हैं तो एलोज 200 इस्तेमाल की जाती है। आप एलोज को पढ़ भी लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब दवाइयाँ अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल की गई हों और उनके असरात ख़त्म करने हों तो एलोज 200 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी वाले लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कैंसर वगैरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड का पहले मैंने जिक्र किया। अगर कीमोथेरेपी के मामलात हों तो उसमें भी नक्स दे सकते हैं हम। कैडमियम सल्फ जो है ना, कीमोथेरेपी के असरात को ठीक कर सकती है। तो अगली जो एक बड़ी वजह है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आप किस माहौल में काम करते हैं, मरीज़ किस माहौल में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे यानी वो उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल कहते हैं, वो बैठा रहता है या मार्केट में होता है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल का यानी फैक्टर हो सकता है, उसके असरात होते हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, तो ऐसे एक्सरे वालों को एक्सरे 30 की एक डोज दी जा सकती है। तो इसी तरह करके ओवर हीटिंग द टेस्टिस, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो लोग ड्राइवर हजरात होते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कभी उनको सर्दी लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अभी भी पिछले दिनों मेरे पास एक ताज़ा तरीन जो केस ठीक हुआ है, वो साहब भटक से आए थे, तो उनका भी इसी तरह बॉडी टेम्परेचर, तो उसमें बॉडी टेम्परेचर के हवाले से ये नुकता था कि मैंने लंबा चौड़ा उसको नहीं, मैंने एक ही नुकता समझा कि इनको यानी टेस्टिस की जो टेम्परेचर बैलेंसिंग है, मैंने मर्क साल 200 और डल का हमारा 200 में रोज़ाना दी थी। तो वो उनका अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा केस ठीक हो चुका है। तो ये जो बच्चे आजकल यंग जनरेशन हमारी है, ये लैपटॉप को गोद में रख के इस्तेमाल करते हैं, इवन देन के मोबाइल को भी घंटों घंटों इस्तेमाल किए थे। तो बहरहाल इस तरह के मसाइल होते हैं जो ओवर हीटिंग का टेस्टिंग, ऐसे मामलों को भी फोकस करना चाहिए। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उसमें से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। नक्स वमिका दी जा सकती है, गैरिकस दी जा सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड दी जा सकती है, आर्सेनिक दी जा सकती है। तो इसी तरह करके ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, इनको भी यानी इलाज करते हुए फोकस करना चाहिए। बाज़ लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप टबैकम 200 में दें,
कैलेडियम 200 में दें, स्टेफिसेगेरिया या डाफने इंडिका एक दवाई होती है, सिगरेट के मसाइल को या तंबाकू नोशी के जो असरात होते हैं उसको बहुत अच्छा ठीक करती है। उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर बांझपन के हवाले से अगर बहुत बड़ी वजह मालूम की जाए तो वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस से मुराद ये है कि जॉब स्ट्रेस है, उसके अलावा यानी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस हैं, माशरती स्ट्रेस हैं, यानी अगर किसी की शादी हुई है उसको घर के अंदर टेंशन है, ठीक है, उसकी बीवी की उसके मतलब वालदैन के साथ नहीं बनती, वो परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ऑफिस के अंदर स्ट्रेस में रहता है, इसी तरह उसके ऊपर कोई कर्ज है, उसकी आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो ऐसे जो स्ट्रेस होते हैं उसमें बाकी दवाइयाँ तो चलो आप जो स्टेफिसेगेरिया 200 स्ट्रेस लेवल को बहुत अच्छा ठीक करती है। मैं आपको बल्कि यहाँ पे ना स्ट्रेस के हवाले से केस भी सुना देता हूँ। मेरे पास एक साहब आए थे तलागंग से, तो उनकी जॉब बहुत अच्छी थी, तो बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ी थी उनके पास, पैकेज बहुत अच्छा था, सरकारी तौर पे घर भी बना हुआ था, तो उनके जरासीम थे 10% एक्टिव थे। तो बात जब सारी मालूमात की तो कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा खुश हूँ, फिट हूँ, ये वो। जब स्ट्रेस की बात हुई कहते लगे कि हाँ डॉक्टर साहब एक मसला है कि मुझे कंपनी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है कि वो कहते हैं टारगेट पूरे करने हैं, वो स्टाफ भी नहीं सुनता, तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जॉब को छोड़ दूँ। तो मैंने कहा जी अल्लाह ने काम कर दिया, तो उनको भी स्टेफिसेगेरिया 200 की एक डोज रोज़ाना दी थी, तो 1-2 माह के अंदर उनकी जो रिपोर्ट 60% हो गई थी और कंसीव हो गया था। तो इसलिए स्ट्रेस को ज़रूर फोकस करें कि किस किस्म का स्ट्रेस मौजूद है। वेट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आजकल मौजूदा दौर के अंदर, जो एक बड़ा मसला है वो वेट का भी है। मर्दों के साथ साथ औरतों का भी वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके लाहौर में खाना पीना बहुत है और चलना फिरना नहीं है, तो हर बंदा जल्दी के अंदर होता है जी। आजकल यंग जनरेशन से बात करें कि बेटा थोड़ा सा चलते हैं पैदल, कहते हैं नहीं जी बड़ी जल्दी है, बस टाइम नहीं है। तो उसमें ये होता है कि वेट के मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वेट को अगर आप अच्छे तरीके से ठीक करना चाहते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए थायरोटिनम और आरामेट की 1-1 डोज दें CM में, और नेट्रम का 200 और कैलकेरिया का 200 में रोज़ाना दें। आमतौर पे किताबों में लिखा गया है कि कैलकेरिया कार मोटापे की बड़ी दवाई है, लेकिन मेरे तजर्बे के अंदर नेट्रम कार का रिजल्ट ज़्यादा है। उसके अलावा फ्यूकस 200 में दे सकते हैं, कैलोट्रोपस एक दवाई होती है, क्यू पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलिक्स मास क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन मर्दों का पेट ज़्यादा होता है उनको अगर 2-3 महीने फिलिक्स मास क्यू दें तो उनका अच्छा बड़ा पेट कम हो जाता है। तो ये बहरहाल सारी वो बातें हैं जो प्रैक्टिकली तजर्बे की बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किताबी लेवल पे मौजूद हो। जो मैं रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके नुकात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वेट के हवाले से अगर आप ख़वातीन को वेट कम करने के नेट्रम का आप देंगे तो वैसे भी बांझपन की बड़ी दवाई होती है। तो इसी तरह डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे क्या है कि यानी चलना फिरना ख़त्म हो गया, उसी को हम कह सकते हैं, उस वजह से शुगर होती है। तो जिन लोगों को शुगर होती है, शुगर का जो 99% हल होता है वो बिल्कुल अभी भी मौजूद है। मेरे तमाम जो शुगर के पेशेंट होते हैं मैं उनको पाबंद करता हूँ कि आधा घंटा खाली पेट आपने वॉक करनी होती है। जो लोग खाली पेट वॉक करते हैं तो उनके फैट्स ज़ाहिर ख़त्म होते हैं, मोटापा कम होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, उनका यूरिक एसिड ठीक होता है, तमाम लेवल ठीक होते हैं। सुबह जब हम चलते हैं तो एक कीमती नुक्ता ये है कि ऑक्सीजन लेवल 100 होता है। इसी रोड के ऊपर आप सुबह आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं शायद किसी गांव में फिर रहा हूँ, लेकिन इसी रोड के ऊपर जब आप शाम को आएंगे तो ऑक्सीजन लेवल 30 होगी। तो ये छोटे छोटे नुक्ते ऐसे हैं कि जो आपने अपनी दवाइयों के साथ साथ मरीजों को बताने भी हैं
कि शुगर जो है ना बहुत अच्छा ठीक हो सकती है। प्रैक्टिकल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी की शुगर चेक करते हैं, वो फ़र्ज़ करें 350 निकलती है, तो आप उनको कहें कि 1-2 किलोमीटर का राउंड लगा के दोबारा चेक करवाएं तो वो 100-150 पॉइंट शुगर कम हो जाती है। तो इसी तरह करके खाली पेट वॉक कराएं। और शुगर की जो दवाइयाँ हमने इस्तेमाल करानी है उसमें एसिड फास 200, फास्फोरस 30, कार्सिनोसन और ट्यूबर के 1 8 डोज सकते हैं। ताज़ा जो शुगर के 99% केसेस ठीक हो जाते हैं और शुगर 5 से 10 साल के लिए ख़त्म भी हो सकती है। ज़्यादातर शुगर पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन की वजह से है। जो भी डिप्रेशन के केस होते हैं उसमें 3 पुड़ियाँ हर मरीज़ को दें, इग्निशिया सीएम, नेट्रमोर और एसिड फास सीएम। डिप्रेशन के जो मसाइल होते हैं उस पर लबलबा एक्टिव हो जाता है और वो कई सालों के लिए शुगर ठीक हो जाती है। तो जनरल केसेस के अंदर आप प्लम्बामेट दे सकते हैं, एलेक्सोनम दे सकते हैं, और बाकी एक दवाई होती है रस अरोम। रस अरोम की ख़ास अलामत ये होती है कि लोग कहते हैं जी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, तो ये भी शुगर की बड़ी ख़ास दवाई है। उसके अलावा रीनल फेलियर की वजूहत होती हैं, लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ठीक है। वैसे अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो उसको रीनल फेलियर वाले मरीज़ों को कैल्शियम 200 में ज़रूर दें, क्योंकि कैंट ने लिखा हुआ है जब एक आम सादा बंदा गांव के अंदर जाता है तो लोग पूछते हैं जी आपको क्या हुआ है, तो वो कहते हैं जी मेरे गुर्दे पेशाब ही नहीं बनाते। सादा अल्फाज में वो तारीफ़ करता है गुर्दे फेल की। तो कैल्शियम के अंदर कैंट ने लिखा है कि किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरिन। तो इसलिए ऐसे बांझपन के केसेस हों जिनकी हिस्ट्री में रीनल फेलियर भी हो, तो उनको आप कैल्शियम, लाइको और इस तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, और उनकी जो मेडिकेशन होती है उस उनको नील कर सकते हैं, नक्सोमिका या जो भी बाकी दवाइयाँ इस्तेमाल करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मर्दाना बांझपन के वाले से कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। जब भी मर्दों के केस हमारे पास आते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका सीमन टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद हार्मोन के टेस्ट करवाए जाएँ, यानी सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, और भी उसके अलावा कोई FNAC टेस्टिज होते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो मैं आगे जाके इनको थोड़ा वजाहत भी कर देता हूँ। फिज़िकल मायना में बाज़ का ज़रूरी होता है, तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं। जो मर्द हज़रात होते हैं वो मर्दों को फिज़िकल भी देख सकते हैं कि उनकी टेस्टिस के साइज़ कैसे है, ट्रॉफी नहीं है या कोई वेरिकोसील के मामलात नहीं है, हाइड्रोसील नहीं है। तो इस तरह करके ना ट्रॉफी ऑफ टेस्टिस के वजह से जो इलाज है मैं आगे बता देता हूँ। सीमन टेस्ट बड़ा मरकज़ी टेस्ट होता है। ये वो टेस्ट है जिसने पाकिस्तान भर में मुझ जैसे बंदे को बड़ा यानी एक हौसला दिया है, और मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सीमन टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी अपने तजर्बात बताए हैं। आपके पास सीमन टेस्ट आता है, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि टोटल काउंट को चेक किया जाए। टोटल काउंट अगर आपका 100 के लगभग नहीं है तो उसको आप समझें कि टोटल काउंट कम है, क्योंकि जब टोटल काउंट सही नहीं होगा तो एग को पेनिट्रेट नहीं करेगा। टोटल काउंट का अच्छा होना ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि WHO के मुताबिक जो लेवल होता है 15 मिलियन का, लेकिन उसमें मसाइल ये होते हैं कि वो फिर केस फंसे रहते हैं। टोटल काउंट को बढ़ाने के लिए सिफलिनियम, आरामेट, कार्सिनोसन, ट्यूबर, मेडोरिनम इनकी एक डोज दी जा सकती है। उसके अलावा आरामेट एक्सरे जो है ना बहुत कसरत से इस्तेमाल की जा सकती है। टोटल काउंट बढ़ाने के साथ साथ अक्सर देखा गया है कि एक्टिव जरासीम कम होते हैं और स्लगश ज़्यादा होते हैं। मैंने ये कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर नुक्ता शेयर किया, बड़ा कीमती नुक्ता है, काबिल गौर है, कि जब भी हमारे पास मरीज़ आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़ा सुस्त हूँ, एक्टिव नहीं हूँ, आज छुट्टी भी कर ली है, सुबह मैंने क्लिनिक पे आना था तो नहीं आ सका, शाम को आया उठ नहीं हो रहा। यानी सुस्ती का नुक्ता है, बड़ा कीमती नुक्ता है, काबिल गौर है। हमारे पास जो केस आते हैं उसमें एक्टिव 10 होते हैं और स्लगश 20 या 30 होते हैं। हम बगैर किसी हिस्ट्री के जलसीमियम 200 की डोज रोजाना देते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब
बंदा सुस्त हो तो हम जलसीमियम देते हैं, लेकिन जरासीम सुस्त हो तो जलसीमियम क्यों नहीं देनी चाहिए। तो अच्छे भले केस बगैर हिस्ट्री लंबी चौड़ी के ठीक हो जाती है। स्लगश ज़्यादा हों तो जलसीमियम 200 बहुत गहरा काम करती है। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें रूट काज के हवाले से यानी आप दे सकते हैं। एक्सरे 30 हर दूसरे तीसरे केस को दी जा सकती है। लाइकोपोडियम दी जा सकती है। बड़ी उम्र के केसेस में लाइकोपोडियम दी जा सकती है। पल्साटीला का एक फैक्टर यहाँ पर यह है कि अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं ख़वातीन के अंदर पल्साटीला बहुत ज़्यादा देखने में आती है। मसलन जी मूड उनका कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, लेकिन एक बंदे के पास 5 रिपोर्टें, एक में एक्टिव 10 हैं, दूसरे में 20 हैं, तीसरे में 30 हैं, चौथे में 15 हैं, पांचवें में 25 है। यानी रिपोर्ट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। तो जब भी पैथोलॉजी की रिपोर्ट ऊपर नीचे होती है, यानी शुगर कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यूरिया बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में पल्साटीला दवाई होती है। अगर वो मजाज के ऊपर काम करती है तो पैथोलॉजी पे भी काम करती है। तो इसी तरह करके सीमन टेस्ट के हवाले से पस सेल का एक बहुत बड़ा आंसर होता है। पस सेल में कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आप स्लेशिया सीएम में एक डोज दें और स्लेशिया 200 में रोजाना एक डोज दें तो बहुत ज़्यादा केसेस इसी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल केस हो उसमें मेडोरिनम सीएम की एक डोज साथ दे सकते हैं। उसके अलावा एक दवाई होती है सल्फानिलामाइड। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा पस सेल न्यूमरस लिखे होते हैं, न्यूमरस। तो न्यूमरस एक साहब को नींद आई हुई है, अगर ऐसे केस आपके सामने आ जाए तो ओपीएम 1 mg की डोज दें उनको, उनकी नींद उड़ा कर रख दी। तो ओपीएम भी ज़रा बड़ी गहरी दवाई है। ओपीएम के हवाले से मैं अपना एक बड़ा ख़ास एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपको। तो सीमन टेस्ट के हवाले से यानी काउंट का भी अच्छा होना ज़रूरी है। एक्टिव कई दफ़ा ये होता है कि सिंपल जो लेबॉर्ट्री होती हैं उन एक्टिव होती है 40 फर्ज करें 40 है या 50 है। जब आपके पास कोई मुश्किल पुराना केस आता है तो आप किसी अच्छी लैब का टेस्ट लिखें। अच्छी लैब का जब टेस्ट लिखेंगे तो उसमें आप चेक करेंगे उसमें रैपिड बाद बिल्कुल 0 होती है या रैपिड 2-4 होते हैं। यानी आम लैब कहती है कि उनके एक्टिव 50 हैं, अच्छी लैब से करवाएंगे तो रैपिड 0 आ जाते हैं। तो ऐसे मिसाल को भी देखना होता है। रैपिड का नॉर्मल होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तरह करके बात हो रही थी सीमन टेस्ट के हवाले से, तो इसको बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। मॉर्फोलॉजी का बड़ा किरदार होता है। बाज़ का काउंट बहुत अच्छा होता है, एक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, पस भी नहीं होती, लेकिन मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होती। मॉर्फोलॉजी जब ठीक नहीं होती तो मॉर्फोलॉजी को भी ठीक करने की ज़रूरत होती है। हम कई दफ़ा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लैब की रिपोर्ट ठीक होती है, मिसाल के तौर पे मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है कि 4 से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए या 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कई दफ़ा 4 से ज़्यादा को 4 लिखा होता है। तो यानी हर चीज़ को बैलेंस होना चाहिए। तो मरकज़ी जो दवाइयाँ सीमन एनालिसिस के हवाले से इस्तेमाल होती हैं जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, वो कार्सिनोसिन, ट्यूबर, मेडोरिनम, सिफलिनियम, हारामेट, एक्सरे, जलसीमियम, स्लेशिया, थूजा, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये अक्सर केसेस के हवाले से रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं। सक्रोटल अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो उसमें अक्सर देखा गया है कि वेरिकोसील हो सकता है। तो ऐसे केसेस को वेरिकोसील के हवाले से ट्रीट करें। हार्मोन टेस्ट मर्दों में FSH वगैरह का पहले मैंने जिक्र कर दिया है। बाज़ केसेस में एज़ोस्पर्मिया जैसे जो मुश्किल केस होते हैं उसमें बायोप्सी भी करानी पड़ती है और एक ख़ास टेस्ट होता है FNAC, ठीक है। उसके अंदर यानी जो टेस्टिस का ये जो टेस्ट होता है इसके अंदर ये पता चल जाता है कि स्पर्म पैदा हो रहे हैं या नहीं होते। तो इसी तरह करके FNAC टेस्टिस करवाया जाता है। ओलिगोस्पर्मिया के अंदर मैंने पहले जिक्र किया। एज़ोस्पर्मिया की बुनियादी तौर पे 4 अक़साम होती हैं। एक होता है
प्री टेस्टिकुलर, एक होता है टेस्टिकुलर, एक होता है पोस्ट टेस्टिकुलर, एक होता है यानी आइडियोपैथिक अननोन काज होती है। गूगल को भी आप सर्च करेंगे, उसके अंदर लिखा गया है कि 70% के लगभग जो एजोस्पर्मिया के केसेस हैं ठीक होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम पहले कह देते हैं कि ये केस ठीक नहीं हो सकता। और प्री टेस्टिकुलर में क्या होता है कि यानी कि हार्मोन लेवल ठीक नहीं है, तो यानी दिमाग से लेके जो यानी टेस्टिस तक, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं उसके अंदर हार्मोन लेवल का कोई इशू है, तो फिर हमने हार्मोन्स को फोकस करना है। टेस्टिस का फॉल्ट है तो कोई हमने जेनेटिक काज ढूंढनी है और बाकी मामलात को देखना है। पोस्ट टेस्टिकुलर में सप्रेशन आ जाती है, पल्साटिंगा, मेडोलिनम, थूजा, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। अननोन काज को हमने देखना होता है। अननोन काज भी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे और बहुत डीप स्टडी के साथ ठीक किया जा सकता है। एजोस्पर्मिया के हवाले से रूट काज जब आप देखेंगे तो केसेस ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी बताया कि अगर एक बंदा कहता है कि मुझे चोट लगी थी या एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको अगर आप सिंपल कोनियम और रूटा देंगे तो वो इंजरी की बेस के ऊपर जो एजोस्पर्मिया होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह करके हार्मोन लेवल का फॉल्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है या कोई और फॉल्ट है, उसको पिट्यूटरी की भी पोटेंसी मौजूद है। इसी तरह करके जो हार्मोन्स लेवल को एक्टिव करने की दवाइयाँ उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टेस्टिस के फॉल्ट का हमने काफ़ी हद तक जिक्र किया है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि वजह मालूम करेंगे तो इलाज हो जाएगा। स्टीरॉयड को नील करेंगे कार्टिजोनम से, पहले भी जिक्र किया। इसी तरह इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। स्ट्रेस लेवल हो सकता है, कोई कैंसर हिस्ट्री हो सकती है, टीबी की हिस्ट्री हो सकती है, जो भी हिस्ट्री है उसको आपने फोकस करना है। तो इसी तरह करके एजोस्पर्मिया के बाद इमोशनल काजेज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप घबरा गए तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट और लगेंगे। असल बातें भी डिस्कस होनी है। इमोशनल काजेज के अंदर क्या है कि जो इमोशनल लेवल के मसाइल होते हैं, जहनी मसाइल होते हैं, ठीक है, ऐसी दवाइयों को जो दिमाग के साथ तलका लिंक होते हैं उनको हम यानी इग्निशिया, आरामेट, नेट्रम और एसिड फास्ट, स्टेफिसगेरिया, जलसीमियम, ओपियम, इस तरह के जो यानी तो दिमागी इमोशन के साथ जिनका तलक है, उन दवाइयों को इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर, आपने अक्सर देखा होगा कि यानी एक मर्द मसलन बाहर रहता है या वो दूर रहता है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस हो जाती हैं। तो ऐसे में कोनियम है, पल्साटिला है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर आखिरी दर्जा रखती है। सारे केस अगर ठीक नहीं होते तो आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चले जाएं। मिसाल के तौर पे एजोस्पर्मिया का केस है या जनरल केस है, अगर बंदा मोटा ताज़ा है तो आप उसको कलकेरिया कार भी दे देंगे तो काम हो जाएगा। अगर पतला है तो कलकेरिया फास्ट दे देंगे। या उसकी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, उसके मिजाज के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, इग्निशिया वाली है, नेट्रेमोर वाली है, किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मिजाज कैसा है, वो चाहता है बुरा बनाता है वगैरह वगैरह। इसी तरह करके मियाज़मेटिक लेवल पे जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, आप उस बंदे का म्याज़म तलाश करें। हनीमन ने तो जब यानी प्रैक्टिस के वाले से यानी मियाज़मेटिक थ्योरी पेश की थी तो आम दवाइयों से केसेस ठीक नहीं हो रहे थे, तो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के यानी 3 म्याज़म पेश किए थे। लेकिन राजन संकारा ने बाद में 10 म्याज़म पेश किए और इन तमाम म्याज़म के वाले से दवाइयाँ भी मौजूद हैं। जैसे सोरा के वाले से यानी सोरा से मुराद ये होता है, जो म्याज़म को मैं समझाऊं कि छोटा मोटा फॉल्ट, सतही फॉल्ट, जो बॉडी के ऊपर के लेवल का फॉल्ट होता है, किसी को नींद नहीं आती, छोटे मोटे मसाइल है, यानी रिपोर्ट 5-10% वीक है तो सल्फर की 1 डोज से दे के आप ठीक कर सकते हैं, सुराइनम की 1 डोज दे के ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह करके सोरा साइकोसिस में क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है। जैसे यानी
मसलन अगर हम आम सादा मिसाल लें तो कोई भी ग्रोथ वार्ड्स वगैरह बन जाते हैं तो उसमें मेडोलिनम थूजा इस तरह की दवाइयाँ हम देते हैं। तो सिफिलिस में ये होता है कि बिल्कुल डीजनरेशन होती है। सिफिलिस में बहुत गहरे यानी 1-2% के जो जरासीम होते हैं या एजोस्पर्मिया के जो केसेस होते हैं वो सिफिलिस के होते हैं। बाकी जो साइकोसिस के हवाले से आम अगर पहचान अगर हम करते हैं तो ये जो मोटे नए नक्श वाले लोग होते हैं ये साइकोसिस में फॉल्ट करते हैं। बड़े बड़े सर होंगे, नाक बड़ा होगा, चेहरा बड़ा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर हाथ पाँव। बाकी सिफिलिस के जो लोग होते हैं वो बारीक नए नक्श वाले की तरह उनकी शक्लें होंगी, ये लोग सिफिलिस में फॉल करते हैं और उनकी डीजनरेशन होती है, बाल वगैरह उड़े होते हैं और इस तरह के मसाइल होते हैं। तो उसके अलावा जो राजन संकारन ने और म्याज़म पेश किए हैं जिसमें कैंसर म्याज़म है, एक्यूट म्याज़म है, रिंग वार्म म्याज़म है, टीबी का म्याज़म है, तो उनकी अपनी दवाइयाँ भी मौजूद हैं। उसके अलावा रोल ऑफ विटामिन ई, एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर अक्सर जो है ना वो विटामिन ई इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक के अंदर जो विटामिन ई की पोटेंसी भी मौजूद है। उसके अलावा एक दवाई होती है टोकोफोरिलम, ये पोटेंसी की फॉर्म में मौजूद है। इसको आप विटामिन ई के तौर पे, विटामिन ई का ये मतलब होता है कि ये बॉडी के अंदर वो विटामिन है जो यानी बांझपन के लेवल को ठीक करता है, यानी स्पर्म बनने का जो अमल होता है बेहतर करता है। सीमन कल्चर टेस्ट जो होता है वो भी बाज़ औक़ात करवाया जाता है। ऐसे तमाम केसेस में सीमन कल्चर टेस्ट करवाया जाता है कि जब केस कई सालों से फंसा हुआ है आप कोशिश करें कि सीमन कल्चर टेस्ट लिख के दे दें, उसके अंदर कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। आप उसको जब ट्रीट करेंगे, कल्चर के अंदर जितनी भी बीमारियां मौजूद होती हैं उनकी तकरीबन पोटेंसियां भी मौजूद हैं, इकोलाई वगैरह या इस तरह की बाकी जो पोटेंसियां मौजूद हैं आप वो दे सकते हैं और केसेस ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी वजह जो है मर्दों के अंदर मर्दाना बांझपन के वजह से वो है एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस का साइज ही छोटा होता है। उसमें जब टेस्टिस का साइज छोटा होता है तो उसमें ब्राइटाकार्ब, लाइको, आयोडम, थायरोडिनम, आरामेट इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिस का एक बहुत बड़ा मसला होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस से ये मुराद होता है कि जब बच्चा पैदा होता है कि उसके जो टेस्टिस होते हैं वो ऊपर पेट के अंदर कैनाल के अंदर होते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो डिसेंड हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास अनडिसेंडेड के केसेस आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे केस भी बहुत अच्छे ठीक होते हैं और इनकी जो मरकजी दवाइयाँ होती हैं, एक आध डोज आप आरामेट CM में दें और एक आध थायरोडिनम CM में दें, कलकेरिया काफ CM में एक पुड़िया दें और उसके बाद यही दवाइयाँ आरामेट, कलकेरिया काफ और पल्साटिला ये जो दवाइयाँ 30 पावर में या 200 में रोज़ाना देंगे तो अनडिसेंडेड टेस्टिस के जो केस होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ठीक होते हैं। उसके अलावा एक नुक्ता मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि मेडिसिन की जो रूह होती है ना, मेडिसिन की रूह से ये मुराद होता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी जलसीनियम की, जैसे पल्साटिला की मिसाल दी है, इसी तरह कलकेरिया कार्ब की एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन के अंदर हम कहते हैं कि मोटी औरत है तो इसको कलकेरिया कार्ब दें, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। मैंने तो PCO के अक्सर केसेस में कलकेरिया कार्ब से रिजल्ट लिए। उसकी वजह ये होती है कि औरत अगर पतली है तो उसका जो फॉलिकल होता है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया, यानी फॉलिकल का साइज बड़ा हो गया, यानी औरत पतली है लेकिन फॉलिकल उसका बड़ा हो गया। तो इस तरह करके कलकेरिया कार्ब देंगे तो वो PCO का केस भी ठीक हो सकता है। तो नुक्ता ये होता है कि जो मेडिसिन की रूह होती है उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई है, नाम तो उनका मेरे जहन में नहीं है, तो मैंने एक नुक्ता लिखा था कि मेडिसिन को रूह को समझा जाए तो प्रैक्टिस आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने नुक्ता ये लिखा था कि जब भी बच्चा
अमल के दौरान टेढ़ा होता है तो पल्साटिल्ला लिखा गया, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं इग्निशिया को। वो मैंने नुक्ता ये लिखा था कि इग्निशिया के चूँकि काम ही टेढ़े होते हैं इसलिए टेढ़े बच्चे को भी ठीक करती है। तो इसलिए मेडिसिन की रूह को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने एक नुक्ता लिखा था कि कालू फाइलम अगर मोटर ताज़े बच्चे पैदा कराती है तो पथरी क्यों नहीं निकालती। तो इसी तरह करके जब आप मेडिसिन का फलसफा समझेंगे, उसकी रूह समझेंगे, तो आप एक दवाई से बड़े बड़े केस ठीक कर सकते हैं। तो माइंड रूब्रिक का जिक्र हो रहा था, तो जो दवाइयाँ माइंड के ऊपर काम करती हैं उनके भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। मैंने खुद माइंड को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और ये रिजल्ट निकाला कि मियाज़मेटिक थ्योरी से भी अगले दर्जे की जो साइंस है वो माइंड वाली साइंस है। मिसाल के तौर पे दो दवाइयाँ ज़रूर ध्यान में रखें। हम माइंड के वजह से इग्निशिया, नेक्टेमोर वगैरह से बाहर नहीं निकलते, आरामेट से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आप एक ही मेडिसिन समझना चाहते हैं माइंड की, तो वो दवाई है ओपियम। ओपियम ऐसी ख़ास दवाई है कि मौजूदा दौर के बहुत ज़्यादा मरीज़ों की दवाई है। मिसाल के तौर पे मरीज़ आके ये जुमले बोलते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी मरीज़ ये जुमला बोले तो फ़ौरन ओपियम की एक डोज दें, बाकी दवाई वही दें। उसकी वजह ये होती है कि ओपियम बेसिकली डेथ पॉइंट की दवाई है। कोमे में हम इस्तेमाल करते हैं, कब्ज़ शदीद हो, आंतें डेड होती हैं, जहाँ भी यानी फंक्शन डेड हो जाते हैं वहाँ ओपियम इस्तेमाल करते हैं। तो ओपियम का जो मरीज़ होता है वो ज़हनी तौर पर ये फील कर रहा होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसको आप ओपियम के रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ओपियम की एक डोज ज़रूर दें 1 ml। इसी तरह करके ओपियम का जो मरीज़ होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब एक रूब्रिक होता है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस, इसको मैंने कोई 3-4 माह पढ़ा कि ये क्या चीज़ है। रेपटिशन पे तमाम रूब्रिक को ढूंढा है ओपियम कहाँ कहाँ लिखी गई है। उसमें मरीज़ का मौक़िफ़ ये होता है कि डॉक्टर साहब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रहे, मेरे जरासीम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह की जो यानी फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस के कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, डॉक्टर साहब वक्त लग रहा है, ये तो टाइम बहुत आपने 6 माह बता दिए। यानी जब भी मरीज़ के जहन के अंदर ज़्यादती की कैफियत हो तो ओपियम की सिंगल डोज के साथ आप बहुत बड़ा काम ले सकते हैं। तो जो लोग डॉक्टर के पास भाग के आते हैं, यानी आमतौर पे तो कहा जाता है ना कि शादी के 1 साल बाद यानी बच्चा पैदा ना हो तो फिर डॉक्टर को चेक करवा लें। पहले 2 साल होते थे लेकिन आजकल साल कहा जाता है। तो कई लोग महीने बाद आ जाते हैं, यानी फौरी तौर पे मतलब क्या होता हो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। यानी कोई भी ऐसा मर्ज डॉक्टर यानी के पास मरीज भाग के आता है। मसलन एक खातून का केस सुना रहा हूँ, वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब यहाँ पे गिल्टी बनी हुई है, ट्यूमर बन रहा है, तो ये ना हो कि ये मर्ज बढ़ ना जाए। तो मेरी एक दोस्त की डेथ ऐसे ही हुई है, तो मैंने सिंपल उनको ओपियम 1 ml दी थी, तो वो उनका ट्यूमर वगैरह ज़रा ट्यूमर तो बुनियादी तौर पे था ही नहीं। तो बात करने का मकसद ये होता है कि जब भी फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस यानी किसी मर्ज के बढ़ने का खौफ, ज़्यादा होने का, टाइम ज़्यादा लग रहा है वगैरह वगैरह, तो ओपियम आप दे सकते हो। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर रश लगा हुआ है, तो वो भी ज़ाहिर है इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी ये ओपियम 1 ml ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा कई मरीज़ होते हैं कि वो बीमारी के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं आते, यानी बीमारी मौजूद होती है, ऐसे लोगों को हायोसाइमस दी जाती है। इसी तरह करके बहुत सारे लोग औरतें आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बस एक को ठीक करें, फिर देखें जी लाइनें लग जाएंगी। वो असल में ज़हनी मरीज होते हैं, उनको भी हायोसाइमस देनी चाहिए। माइंड की जो थ्योरी है इसको ज़रूर सीखें समझें। माइंड का मरकज़ी नुक्ता ये है कि और कुछ समझें या ना समझें, ओपियम हर उस मरीज को दें जो कहता है कि मुझे आराम नहीं आ रहा, ताकि उसके ब्रेन को एक्टिव करें और वही दवाई उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद है जी
कुछ मदर टिंचर मैं बताना बांझपन के वजह से जो रूटीन में इस्तेमाल करता हूँ, उसमें एग्नेस कास्ट स्पर्म को बहुत अच्छा ठीक करती है। इसी तरह करके डामियाना, दमासा, ट्राइबुलस, अश्वगंधा, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये जनरल रोजमर्रा की प्रैक्टिस में इस्तेमाल की। उस वाले से तो मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद डॉक्टर बशारत बोबक साहब आएंगे, वो खवातीन के बांझपन के वाले से बात करेंगे। लेकिन खवातीन के बांझपन के वाले से मेरी एक पॉइंट ज़रूर नोट करते जाएं कि जो खवातीन का बांझपन होता है, अगर आप 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम केस आपके क्योर हो सकते हैं। ओफोरिनम 200, नेट्रम का 200 और सीपिया 200, ये यानी खवातीन के बांझपन के वाले से एक निचोड़ है। ये एग्स लेवल को बेहतर करती है, कंसीव कराती हैं और एंटी मुलेरियन हार्मोन को मज़े से ठीक करती हैं। आखिर में नुक्ते की बात और चंद एक टिप्स के साथ इजाज़त चाहूँगा। जब भी मियाँ बीवी की रिपोर्टें ठीक हों तो केस आपके पास आए तो सल्फर 1 mg की 1 डोज दे के केस स्टार्ट कर दें। जो इलामात होंगे सामने आ जाएंगे, केस ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेऔलादी के हवाले से इलाज तो मुमकिन है, भले एजूस्पर्मी क्यों नहीं है, लेकिन काजेज को तलाश करें। लाइकोपोडियम जनरल किस्म के जो बांझपन के केसेस होते हैं, जरासीम को अच्छा ठीक करने की सलाहियत रखती है। आरामेट बार बार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक करती है और स्पर्म को, काउंट को और एक्टिव को भी बढ़ाती है। जहाँ पे स्लगश ज़्यादा हो वहाँ पे जलसीमियम दी जाती है, जहाँ पे एक्टिव कम हो वहाँ पे आरामेट दी जाती है। खवातीन में लिकोरिया के वाले से भी अक्सर बांझपन देखा गया, बोरक्स दवाई है। उसके अलावा प्री मैच्योर एजुकेशन का एक बड़ा मसला होता है मर्दों के अंदर, उसमें अर्जेंटम नाइट और स्टेफी सगेरिया मरकजी दवाइयाँ और बिल्कुल अच्छा काम करती हैं, बेहतरीन काम। उसके अलावा सल्फर, एसिड फास, ग्रेफाइट, जिंकमेट और कोनियम वगैरह भी प्री मैच्योर एजुकेशन के वाले से काम करती हैं। अक्सर हम लोग ये भी गलती करते हैं कि जब मर्दों के केसेस आते हैं तो हम ये नहीं समझते कि इसको गर्म दवा देनी है या इसको मतलब ठंडी दवाई देनी है, इसको करना क्या है, इसकी पावर को बढ़ाना है या मेंटेन करना है। अगर किसी को प्री मैच्योर का इशू है तो उसको सेलेक्स नागरा दें, अवीना स्टेवा दें। अगर किसी को इसके उल्ट बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इरेक्शन ही नहीं है, तो उसको फिर ल्यूफरलोटम जुआबीनम दें, ये दवाइयाँ दें। इतनाम में थूजा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। उनास वोटियम 10 mg मैंने पहले भी बताया है कि बेहतरीन किस्म की इरेक्शन कराती है। कोबाल्टम नाइट भी मर्दों में भी औरतों में दोनों के ऊपर जो है ना बांझपन में काम करती है। लो स्पर्म काउंट के हवाले से जो बाकी दवाइयाँ जो मैंने बोली हैं, उसके अलावा जनरल जो प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं उसमें एक्सरे है, एक्नेस कास्ट है, रेडियम है, आरामेट है, स्टेफी सगेरिया, थूजा, लाइकोपोडियम, काली आयोडाइड। ये भी टेस्टिस का साइज छोटा होता है, बड़ी गहरी दवाई है काली आयोडाइड। कोरालियम रग, सल्फानिलामाइड मैंने बताया कि एजोस्पर्मिया में भी काम करती है अगर पस सेल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो एजोस्पर्मिया में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केस ठीक हो जाती है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। एजोस्पर्मिया के हवाले से सिफलिनियम मैंने पहले भी बताया, आरामेट, फास्फोरस, थूजा, मेडोरिनम, मर्कसाल, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये टेस्टिस, मर्कसाल बिलखसूस जो है ना वो टेस्टिस का जो टेम्परेचर प्लस माइनस होता रहता है तो उसको बड़ा अच्छा ठीक करती है। एक टीचर में मुझसे मिस हुआ है एक्निशिया क्यू, जब पस सेल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, एक्निशिया क्यू और कैलेंडुला क्यू जहाँ पे पस बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। खवातीन के वाले से अक्सर देखा होगा कि वो कहती हैं जी चेहरे की छाइयाँ नहीं ठीक होती,
तो बड़ी मशहूर दवाइयाँ भी आपने इस्तेमाल की होंगी, जैसे CPA, बडियागा वगैरह, लेकिन मेरे तजर्बे में पल्साटीला और लाइकोपोडियम टॉप के ऊपर है, ये वाकई काम करती है। एक नुक्ता यहाँ पे और मिस हुआ है कि ये मर्दों के अंदर जो आर्गन की एट्राफी होती है, ये बहुत मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है एट्राफी आप पीने से होगी तो ज़ाहिर है फिर बांझपन के मसाइल भी पैदा होती है। इसमें इग्निशिया ब्राइटोकार्प लाइको और न्यूफरलोटम क्यूब है, ठीक है। इग्निशिया ब्राइटोकार्प लाइको, स्टेफी सेगेलिया, ये 200 मजे इस्तेमाल कर सकते हैं, और न्यूफरलोटम क्यूब है, ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी 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 होम्योपैथी को जो जहाँ तक हमने अब तक पढ़ा वो कहते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस करती है। जी जी माशाल्लाह आपने 9800 जो बेसिस ऑफ क्योर की हैं, जी जी कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनको बुनियाद बना के आपने प्रेस्क्रिप्शन की? जिन प्रिंसिपल की बेटा आप बात कर रहे हैं ना, सबर सबर सबर, जिन प्रिंसिपल की मैंने नेशनल लेवल के बहुत लेक्चर दिए हैं और उसका सवाल आपका भी देना चाहूँगा। जिन प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं उन प्रिंसिपल के ऊपर रहेंगे ना तो बिल्कुल फेयर डॉक्टर कराएंगे। आम प्रिंसिपल ये कहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो इलामात के ऊपर बेस करती है, ऐसे ही पढ़े आपने। मेरी साइंस ये कहती है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो साइंस एंड सिम्टम के ऊपर इलाज करती है। साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर बेटा 8 चीज़ों को ध्यान में रख लें। सबसे पहले होता है ट्रीट द काज, दूसरे नंबर पे क्या है सेंसेशन, लोकेशन, मोडेलिटीज, ठीक है। फिर माइंड सिम्टम होता है, पैथोलॉजी होते हैं, इमेजेस होती है, आखिर पे इलामात आती हैं, 8वें नंबर पे इलामात आती हैं। इलामात को लेके बैठे रहेंगे तो सारी जिंदगी धक्के खाते रहेंगे। तो मैंने 16 सालों में इसी फार्मूले को, साइन एंड सिम्टम को बेस करते हुए अल्लाह ने ये करम किया है कि पिंडी में एक बेस्ट क्लिनिक बन चुका है। बेस्ट रूट काज को जब तक आप नहीं देखेंगे, रूट काज को मैंने आपको पहले भी बताया है कि दवाई को रूह को समझें, रूट काज को, इलामात के ऊपर बिल्कुल वो ना, आपको रूट काज मिल रही है, मसलन मम्स की हिस्ट्री है या कैंसर हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, स्ट्रेस की हिस्ट्री है, तो बहरहाल इसको एडवांस, अब मिसाल के तौर पे बुक्स के हवाले से अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इलाके का नामी ग्रामी होम्योपैथ बन जाऊं, नामी ग्रामी डॉक्टर बन जाऊं, सिर्फ और सिर्फ बोरिक मटीरियल मेडिकल इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दें तो आप इलाके के नामवर होम्योपैथ बन जाएंगे। बोरिक ने उसके अंदर तमाम पैथोलॉजी की बात की है, पैथोलॉजी वाइज दवाइयों का जिक्र किया हुआ है। तो ये जो होता है ना, मिसाल के तौर पे दवाइयों के अंदर, मिसाल के तौर पे उसकी समरी लिखी जाती है। अब जैसे स्टेफी सेगेरिया, आप अक्सर लोग कहते हैं दिमाग की दवाई है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि डिजीजेज ऑफ स्किन एंड जेनिटोजेनिटल ट्रैक्ट, कि इन बीमारियों के ऊपर काम करती है। तो इन चीज़ों को जो आप समझेंगे ना, पैथोलॉजी को समझेंगे, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी, इन चीज़ों को समझेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं ये समझूं कि आपने कहा कि आप साइंस और सिम्टम्स पे नहीं जाते हैं, इज इट ट्रू? मैं साइन एंड सिम्टम पे जाता हूँ, सिम्टम पे नहीं जाता, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा जी साइंस को भी पहले अहमियत देता हूँ, सिम्टम के ऊपर फोकस सिर्फ ना करें। जो लिटरेचर में लिखा गया है, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स, कि साइंस को भी लेके चलें साथ। मिसाल के तौर पे आपके पास स्किन का एक केस आ जाता है, स्किन के अंदर आप एक्जिमा आता है, एक्जिमा आप मतलब देखने से पता चलेगा ना ये एक्जिमा है, रिंग वार्म है, क्या चीज़ है उसमें। यानी बाज़ औक़ात आपको टेक्निकली चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब स्किन के 90% केसेस जो है ग्रेफाइट 6 और कल्केरिया सब 6 से ही ठीक हो जाते हैं। तो सर साइंस और सिम्टम्स में फिर फर्क होगा? फर्क है ना, कितनी फर्क, बिल्कुल। आप इसको पढ़े ना जनाब। सर केंट जो है वो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम में 8 चीज़ें बताई हैं। इलामात को आप सिर्फ इलामात की हद तक समझ लेंगे। ओके सर, केंट जो है, जी जी केंट डॉक्टर
डॉक्टर इमदाद और उसके बाद मैजिक ऑफ मिनिमम इमदाद डॉक्टर इमदाद वो हमेशा डॉक्टर इमदाद साहब प्रेस्क्राइब करते हैं सिंगल केस में और नीचे एक लाइन लिखते हैं जो कि मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा जी जी each case presents its own problems and one has to take each patient individually. So अगर हम इस लाइन को अगर बेस करें आप बेटा एक लाइन को बेस ना करें, आप जो पूरी आप एक लाइन को फिर आप भूल जाए। ये एक लंबी मैंने आपको भाई जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया।